हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और ये हमारा सीडीएस साइंस का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं सीडीएस 2 2018 में आए हुए साइंस के पीवाईक्यूज को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज that two reactants in a flask at room temperature are producing bubbles of a gas that turns lime water milky. The reactants could be, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर है, अगर इसने हमें ये बोला है कि इट द गैस इज टर्निंग लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, ये हम बचपन में शायद 6 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो हमें ये ढूंढना है कि कुछ भी रिएक्टेंट्स जो भी हैं, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसका प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड तो एक आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करा के देख लेते हैं। तो जिंक प्लस HCl क्या होगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो इसमें से मतलब ये काम का नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, MgCO3 प्लस HCl, इट गिव्स MgCl2 प्लस H2CO3, ठीक है। चलो, अब इसमें एक ट्विस्ट है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो देन एक और जो बाकी के दो हैं वो मैं कर कर लेते हैं, CH4 प्लस O2, ये कुछ भी काम का नहीं है। देन कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, CuCl2 प्लस H2 गैस निकली, ठीक है। सो बेसिकली डायरेक्टली हमारे पास CO2 कहीं नहीं निकल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि मैंने आपको बोला, जो H2CO3 है दैट इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये जो होता है ना वो अनस्टेबल होता है इन लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर का हमारा कौन सा लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है ना। तो ट्रोपोस्फेयर में ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए जो ये H2CO3 है ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है H2O प्लस CO2, ठीक है। और ये CO2 हमारा कॉज करता है मिल्की लाइम वाटर, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 2 मोल ऑफ CH4 with 2 मोल ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बिलो। अब इक्वेशन क्या है कि CH4 हाफ मोल O2 के साथ रिएक्ट हो रहा है और बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2H2, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ मीथेन है, क्या दे रहा है हमको, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 मोल हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, 4 मोल होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो CH4 है वो काम करता है लिमिटिंग एजेंट की तरह, ठीक है। सीधी सीधी बात है, 1 मोल ऑफ CH4 मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर 2 मोल ऑफ CH4 मतलब 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना भाई। तो इसलिए ये वाला जो है हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए याद रखिएगा कि मीथेन जो है वो एक लिमिटिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिएक्टेंट्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगेन लेट अस लुक एट द रिएक्शंस। मैग्नीशियम प्लस HCl क्या होगा, MgCl2 प्लस H2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो आंसर तो हमारा यही निकल गया। लेकिन अभी कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो सकते हैं, जैसे कि ये भी तो Cu कॉपर नाइट्रेट प्लस H2 निकल सकता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसके पास बहुत सारा ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, इस वजह से H2 गैस कभी रिलीज नहीं करता, ये H2O बना लेता है, ठीक है। तो इवन इफ अगर यहाँ पे कॉपर प्लस HNO3 का आप रिएक्शन कराओगे तो इनिशियली कॉपर नाइट्रेट प्लस H2 बनेगा, बट इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन का सप्लाई होता है तो ये तुरंत ही फिर H2O बना लेता है, ठीक है ना। जो HNO3 है वो दो ही मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, वन इज मैग्नीशियम प्लस एंड अनदर इज मैंगनीज, ठीक है। वो भी 1% डाइल्यूट HNO3, ठीक है। मतलब 99 ml वाटर और 1 ml HNO3 तभी, ठीक है। नहीं तो ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि तुरंत H2O बना है, ठीक है। तो इस बात को आप प्लीज याद रखिएगा।
कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर रिएक्शन कराएंगे हम CaCO3 प्लस HCl, तो ये बना लेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, और ये तो बता ही दिया, जिंक नाइन नाइट्रिक एसिड भी सेम इसी के तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन है हमारा ए इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन H2 होता है, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 एंड CO2। ठीक है, तो दे आर ऑल डाई एटमिक, ये तो गलत जाएगा क्योंकि ये तो डाई एटमिक है, बट इसमें ट्राई एटमिक हो गया। ठीक है, दे आर ऑल गैसेज एट रूम टेम्परेचर, ये सही है क्योंकि ये सभी के सभी हमें रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव द कंपाउंड C7H7NO2। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, इसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज 17 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, और यही वाला सही है। देखो 7 ये हो गए, प्लस 7 हाइड्रोजन, प्लस 1 नाइट्रोजन, प्लस 2, इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 17। टोटल एटम्स कितने हैं इसमें? 17 एटम्स है, तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट ये नहीं है। इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 7 है, नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट होगा। ठीक है, क्योंकि जो इसमें मास जो है वो तो डिफरेंट है ना, गिनने के तो साथ साथ आएंगे एटम्स। ठीक है, लेकिन मास जो है वो अलग अलग हो जाएगा। कार्बन का क्या हो जाएगा? 12 into 7, एंड हाइड्रोजन का सिर्फ 7। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कौन से? एल्कीन्स। इनफैक्ट हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होंगे। ठीक है, एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में दो टाइप्स आते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जो कि क्या है? एल्कीन है, तो इसका हो जाएगा CnH2n+2, दैट इज योर ऑप्शन ए। आई होप दैट सेटिस्फाइज, राइट? Then the next question we have is, a particle moves with uniform acceleration along a straight line from rest। ठीक है, अब जैसे ही from rest बोला, इसका मतलब होता है u is equals to 0, that is initial velocity 0। The percentage increase in displacement during 6th second compared to that in 5th second। ठीक है, तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो है ये। ठीक है, जब हमें टाइम ऐसे nth सेकंड पे निकालना हो, ठीक है, तो u प्लस हाफ A2n-1। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। राइट, तो u तो पहले ही हमारा 0 हो गया। अब हम यूज करते हैं, अगर हमारे पास जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ A t स्क्वायर है, t की जगह हम 2n-1 यूज कर रहे हैं। u और t हमारा तो क्या हो गया? 0 हो गया पहले, क्योंकि u 0 है। ठीक है, तो ये वाला 0 हो गया, बचता है ये। ठीक है, तो हमने 5th सेकंड का निकाल लिया 9/2a, 6 सेकंड का निकाल लिया 11/2a। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 22%। ठीक है, I will attach these calculations for you so that you can understand better and write it down also, right? चलिए, नेक्स्ट है, if two miscible liquids of same volume but different densities P1, ये P1 P2 लिखा हुआ है, I am going to call it as ρ1 and ρ2। ठीक है, are mixed, then the density of mixtures is given by। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। हमें दिया हुआ है कि भाई सेम वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब हम क्या ले सकते हैं? इसको V ले सकते हैं। लेकिन डेंसिटीज क्या है? अलग है, ρ1 है एंड ρ2 है। ठीक है, अब मैं अगर मास निकालूं, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मेरे पास m1 आ जाएगा, डेंसिटी ρ1 इंटू वी, एंड m2 आ जाएगा डेंसिटी 2 इंटू वी। ठीक है, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरे पास दो आ गए। नाउ मैं अगर टोटल डेंसिटी निकालूं मिक्सचर्स का, ठीक है, मतलब डेंसिटी निकालूं पूरे मिक्सचर का एक ही बार में, डेंसिटी हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। नाउ दैट इज m1 प्लस m2 अपॉन v प्लस v। ठीक है, क्योंकि दो मिक्सचर्स हैं तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग, दैट विल बी m1 प्लस m2 अपॉन 2v।
नाउ m1 m2 की जगह ये वैल्यूज डाल देते हैं, दैट इज ρ1v प्लस ρ2v अपॉन 2v। नाउ दैट इज ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2v, और v हमने कॉमन ले लिया ऊपर, तो इस v से ये v कैंसिल, बचा क्या, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन v। ये हो जाएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए एज योर। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज r is 2t² x कैप प्लस 3t y कैप प्लस 4z कैप। ठीक है, हमसे पूछा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोला है। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं इसको करूं डिफरेंशिएट, ठीक है, या डेरिवेट, ठीक है, अगर मैं करूं dr/dt, ठीक है, तो ये इक्वल होता है वेलोसिटी के। ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 4tx कैप प्लस 3y कैप, और ये जो है पूरा वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो सिर्फ इतना बचेगा मेरे पास। तो दिस इज योर वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी में क्या क्या है हमारे पास, एक्स और वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस चला गया, तो ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग द एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन, मेरे पास ये दो ऑप्शन बी और सी तो चले गए, ए और डी बाकी है। ठीक है, अब मुझे डायरेक्शन देखना है, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि जेड डायरेक्शन है इसमें दिया हुआ और इसमें एक्स दिया हुआ है। जेड तो एक्सिस ही गया ना मेरा, तो यहीं पे ये खत्म है पूरा, तो आपका आंसर जो है वो डी है। ठीक है, अदर देन दैट आप यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज dv/dt इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये वाला अब यहाँ पे हट जाएगा, तो एक्सिस आ गया अलोंग द एक्स एक्सिस, या इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, एंड अलोंग द एक्स वाई प्लेन, दैट इज योर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज टू पर्सन्स आर होल्डिंग अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास हॉरिजॉन्टली, a 20 kg mass is attached to the rope at the midpoint. As a result, the rope deviates from the horizontal direction, and the tension required to completely straighten the rope is g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे मुझे टेंशन निकालना है, ठीक है, जो टेंशन उस रोप पे लग रही है। ठीक, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा इज इक्वल टू वेट। ठीक है, तो वेट की जगह मैं लिख सकता हूँ mg, दैट इज 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg, और यहां से मेरे पास t का फॉर्मूला आ जाएगा mg अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, ये जो 2t cos थीटा होता है, यहाँ पे जो मेरे पास वेट है, रोप ऐसे है और वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज थीटा कितना दिया हुआ है मेरे पास, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ थीटा की जगह डाल दूंगा 90, तो t इज इक्वल टू mg अपॉन 2 cos 90। अब आपको पता है कि जो cos 90 होता है वो होता है 0, तो दिस विल बिकम t इज इक्वल टू mg अपॉन 0, दैट इज इंफिनिटी। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, तो कैंडल जो है हमारा वो क्या करता है, केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल एनर्जी को करता है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, बाकी ये सभी जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल को ही लाइट में करते हैं। So option A will be our right answer. Okay, I hope that is clear to you. Right. Now let's move to the next question, which is which of the following is the main absorbing organ of a plant? ठीक है, तो absorption कहाँ पे होता है प्लांट में, तो बेसिकली इट इज इन द लीफ। ठीक है, रूट, रूट लीफ, रूट लीफ एंड बार्क दिया हुआ है। ठीक है, सो ये जो होता है बेसिकली रूट में होता है एब्जॉर्प्शन, दैट इज जो भी मिनरल हो गया, वाटर हो गया, वो एब्जॉर्प्शन कहाँ से, ग्राउंड से एब्जॉर्ब जो करता है वो जो करता है हमारा रूट। ठीक है, जो लीफ है, ठीक है, लीफ का क्या काम है, लीफ का काम है फूड प्रिपेयर करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड जो बार्क है, दैट इज जो पेड़ की छाल होती है, उसका क्या काम है, उसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। राइट, so this is your different functions of leaf and bark, बट जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन करेगा, रूट ऑन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ग्रीन लीफ। ठीक है, तो ग्रीन लीफ क्या क्या करता है हमारा, सबसे पहले वो देखो। ठीक है, तो ग्रीन लीफ आपका फूड मैन्युफैक्चर करेगा, इंटरचेंज ऑफ गैसेस करेगा, और इवेपोरेशन ऑफ वाटर करेगा। ठीक है, दैट इज जो ट्रांसपीरेशन, गटेशन जैसे हमारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर जो है वो कौन करता है? फूड के लिए हमारे पास फ्लोएम है, एंड वाटर के लिए ट्रीज के पास क्या होता है? जाइलम है। इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं वास्कुलर टिश्यूज। ओके, सो डी इज योर राइट आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ ट्रू फ्रूट। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट क्या होता है? ट्रू फ्रूट वो होगा जो कि इट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फ्लावर, एंड सूडो और फॉल्स फ्रूट दैट इज इट जर्मिनेट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जब आप देखोगे ऑप्शंस को, एट when only the thalamus of the flower grows and develops into fruit, that is other part। ठीक है, रिसेप्टेकल अदर पार्ट। ठीक है, कैलिक्स इज अ डिफरेंट पार्ट, बट हमें सिर्फ क्या चाहिए? ओवरी वाला ही क्या होता है? ट्रू फ्रूट होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, आपको एग्जांपल्स में ट्रू के मैंगो, मेज, ग्रेप्स, और फॉल्स के एप्पल्स, पियर्स एंड पाइन। ठीक है, ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स या सूडो फ्रूट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एक्सेस वाटर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब जब बोला ना इन द के फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, इसमें बहुत सारे लोग पहले तो गलती करेंगे कि वाटर एस्केप हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा, बट ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, हमें बोला इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वो होता है गटेशन। ठीक है, गटेशन इज द प्रोसेस व्हेन स्टोमाटा आर क्लोज्ड। ट्रांसपिरेशन तब होगा जब स्टोमाटा ओपन होती है। ठीक है, गार्ड सेल्स ओपन कर देते हैं उसको, राइट। जब भी क्लोज होगा तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आएगा, दैट इज योर गटेशन। ओके, चलिए, सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। Okay, right. Next question we have, if the xylem of a plant is mechanically blocked, which of the following functions of the plant will be affected? ठीक है, तो जैसे ही हम जाइलम को ब्लॉक करेंगे, जाइलम क्या करता है? वाटर को एंड मिनरल्स को ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और जो फूड है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम वाटर एंड मिनरल को, अगर हम जाइलम को ब्लॉक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। सो बेसिकली योर ऑप्शन बी tells you the right answer, that is transport of water and solutes. Okay, right. Now next we have, which one of the following agents does not contribute to propagation of plants through seed dispersal? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा फंगस, क्योंकि फंगस ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसमें कि प्रोपगेशन ऑफ प्लांट का सीड, प्लांट सीड हो, राइट। जो विंड्स हैं वो करते हैं, वो किसके केस में करते हैं विंड्स? वो एक हमारे पास प्लांट होता है कैलोट्रोपिस, वहां पे विंड एज एन एजेंट काम करता है। एनिमल में आप देखोगे तो एलिफेंट जो है, एलिफेंट करता है एक्ट किसके लिए? रेफ्लेशिया एक फ्लावर होता है, ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर, राइट। देन वाटर किसके लिए करेगा? तो वो करेगा लोटस के लिए। ओके, देन द नेक्स्ट इज द विजिबल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज, जो विजिबल पोर्शन होता है हमारा वो होता है विजिबल लाइट, जिसमें कि होते हैं 7 कलर्स। इसको हम बोलते हैं विग्योर, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें से जो रेड है वो हमारा होता है मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और जो वायलेट है वो हो जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ, राइट। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दैट इज विजिबल लाइट। ओके, ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट में यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ये क्या कर देते हैं, इसका ना मोलिकुलर वेट निकाल देते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, ओके, तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है सबसे पहले वो बता दें। ठीक है, क्या बोलते हैं कि द वेट विच फर्निशेस
1 मोल ऑफ H प्लस, और ठीक है ये ध्यान देना और लिखा हुआ एंड नहीं लिखा, 1 मोल ऑफ OH माइनस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा अच्छे से, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है मोलर मास अपॉन मोल फैक्टर। मोल फैक्टर ऑफ व्हाट, इधर H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखोगे ना, तो 1 मोल जो है हमारे पास दिया हुआ है 1 मोल ऑफ BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो OH कितने मोल है इसमें, 2 मोल है, तो ये काम करेगा हमारा मोल फैक्टर का। ठीक है, मोलर मास निकाल लेते हैं, तो बेरियम का दिया हुआ है 137, BaOH होल ट्वाइस है, तो बेरियम 137.3। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1, इनटू में 2, ये हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 1 17, 17 टू 34, 137.3 प्लस 34, ये आ जाएगा मेरे पास 171.3। ठीक है, तो मोलर मास इज 171.3 अपॉन मोल फैक्टर दैट इज योर 2। OH माइनस के कितने आयंस हैं, ठीक है, तो 2 हैं यहाँ पे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 85.7 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। चल, नाउ नेक्स्ट वी हैव which one of the following nitrogen oxides has the highest oxidation state of nitrogen। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2। ठीक है, एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लो। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, नाइट्रोजन का नहीं पता तो x। ठीक है, तो NO में x प्लस -2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, ये हमारा तरीका होता है। तो x का आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा, +2। ठीक है, NO में n का क्या आ गया, +2 आ गया। NO2 में अगर निकालोगे तो x प्लस -2 इंटू 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो +4 आ जाएगा इसमें। इसमें क्या हो जाएगा, 2x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, N2O5 में अगर हम निकालेंगे तो 2x -10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5, x इज इक्वल टू 5। सबसे ज्यादा किस में आ गया, ऑप्शन डी में आ गया। ठीक है, यही सारे सोल्यूशन यहाँ पे भी आपके लिए अटैच्ड है। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर आता है N2O5। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज डायमंड। ठीक है, तो ये दिया हुआ इट इज हार्डर देन ग्रेफाइट, ये सही है। ठीक है, इनफैक्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस टिल नाउ। ठीक है, फिर आते हैं इट कंटेन्स द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज ग्रेफाइट। ठीक है, ये भी सही क्योंकि ये दोनों कार्बन से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है हमारा इट इज अ बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन ग्रेफाइट, ये गलत है। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट में जो बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, जो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो है क्या, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत हमें बोला है। ठीक है, और इसको लिख भी लेना आप, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ऑल्सो यूज एज अ lubricant एंड कूलेंट। ठीक है, वेर एज डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर। ठीक है, डायमंड हैज अ ब्रिलियंस। ठीक है, डायमंड में जो चमक होती है वो होती है ड्यू टू TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों ही ग्रेफाइट और डायमंड किसके एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, टोटल एलोट्रोप्स कितने हैं कार्बन के, टोटल 7 एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आप देखोगे तो आपके पास हो गया एक ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फुलरीन हो गया जिसको कि बकमिस्टर फुलरीन भी बोलते हैं, उसके बाद ग्राफीन होता है, नैनो बर्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नैनो ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, और एक होता है लॉन्स डेलाइट। ठीक है, ये तो ये 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रोप्स हैं कार्बन के। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी में सिर्फ 3 दिए हुए हैं, बट यू विल रिमेंबर दिस 7 इलेक्ट्रोप्स। ओके, राइट। नाउ द नेक्स्ट वी हैव in which one of the following reactions the maximum quantity of hydrogen gas is produced by the decomposition of 1 gram of H2O and O2। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, ये अटैच कर दिया यहाँ पे, राइट।
अभी आप देख लो यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल का। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो हमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि भाई किस में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ईदर H2O और O2। ठीक है, तो यहाँ पे H2O है, यहाँ पे H2O है, और इन दोनों में हमारे पास O2 है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे निकालेंगे, H2O निकला और H2 निकला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करो सबसे पहले। फर्स्ट हमारा है CH4 प्लस हाफ O2 गिव्स CO प्लस, ये थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, CH4 प्लस H2O गिव्स CO प्लस 3H2। ठीक है, अब देखो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 12 प्लस, सॉरी 16 प्लस 2 दैट विल बी 18 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 18 ग्राम, और H2 निकला है वापस, तो H2 3H2 का मतलब क्या, 6 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे 6/16, तो मेरे पास आ जाएगा 0.375 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, ओके, ये CH4 के रिस्पेक्ट में हमने निकाल दिया कि भाई जो H2 कितना निकला, 0.375 ग्राम H2 निकला 16 ग्राम CH4 से। ओके, सेकंड इक्वेशन में देखो, CO का क्या हो जाएगा, CO का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दोनों मिला करके हो गए मेरे पास 28 ग्राम। H2 कितना निकला, 2 ग्राम, 2/28 दैट इज दिस ग्राम। ठीक है, राइट। देन यहाँ पे आप देखोगे तो CH4 अगेन 16 ग्राम, और H2 निकला 4 ग्राम, तो 4/16 दैट इज 0.25 ग्राम। ठीक है, देन फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास है C12H24। ठीक है, तो इसका हम कैलकुलेट करके निकालते हैं 168 ग्राम। H2 कितना निकला, 24 ग्राम, 24/168.142। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो सबसे ज्यादा किस में निकला है, ऑप्शन ए में निकला है। ठीक है, दैट इज 0.375 ग्राम, सबसे ज्यादा 0.375 ग्राम फर्स्ट वाले में निकला है, उससे कम निकला है इसमें थर्ड में। ठीक है, दैट इज 0.25 ग्राम, उससे कम निकला है 0.142 इन द फोर्थ इक्वेशन, और सबसे कम है 0.0714 इन द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है, सबसे मैक्सिमम है हमारा फर्स्ट, दैट इज योर ऑप्शन ए। ठीक है, दोबारा बताता हूँ एक बार, जो भी हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स दिए हैं, CH4 CO CH4 C12H24, बस इसका मुझे रेशियो निकालना है H2 के साथ। ठीक है, कितना ग्राम H2 निकला और कितना ग्राम ये है, क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It is when a convex lens produces a real image of an object, the minimum distance between the object and image is equal to। ठीक है, अब नाउ हम यहाँ पे यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे अगर, तो डिस्टेंस को हम लेट कर लेंगे। ठीक है, कि डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बिटवीन, ठीक है, वो अलग है। देन लेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज x। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट था और इमेज था उसके बीच का डिस्टेंस को हम यूज कर लेंगे d। ठीक है, तो लेंस से इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने, सॉरी ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया d, और लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लिया हमने x। नाउ इमेज और लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो d माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारा d था, ये x, d माइनस एक्स हो गया। नाउ वी विल यूज द लेंस इक्वेशन, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, v की जगह दैट इज द इमेज डिस्टेंस हम यूज कर लेंगे d माइनस एक्स, u की जगह हम यह यूज कर लेंगे d। ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी सॉल्व करके, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी माइनस एफ डी इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के यूज कर लेंगे, और उसमें हमारा आएगा आंसर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। तो वी विल हैव द आंसर दैट इज 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऑप्शन सी एज योर आंसर। ठीक है, फिर आते हैं, अ सर्किट हैज अ फ्यूज हैविंग अ रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, मतलब हमारे पास करंट दे दिया 5 एम्पियर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वॉट बल्ब हम कितने लगा सकते हैं। ठीक है, तो पावर हमारे पास है 100 वॉट एक बल्ब का, और वोल्टेज है 220 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो P इंटू में हम नंबर ऑफ बल्ब लगा लेंगे। ठीक है, कि जितना नंबर ऑफ बल्ब उतना पावर, इज इक्वल टू वी आई। तो अब लेट कर लो बल्ब्स को x, तो P है हमारा 100 वॉट, इंटू में x इज इक्वल टू
5 हमारा करंट इंटू 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 220 इंटू 5/100। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 11 बल्ब्स, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आंसर लग रहा होगा कि कोल्ड वाटर होगा या आइस होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करना। वो बॉइलिंग वाटर बहुत अच्छे से कर पाएगी। दूसरी चीज, बॉइलिंग वाटर कैन एक्सपैंड मोर, ठीक है, ज्यादा एरिया भी कवर करेगा, तो ये हमारा जो है ज्यादा जल्दी आग बुझाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। Now, next is, in which of the following heat loss is primarily not due to convection, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बॉइलिंग वाटर में कन्वेक्शन होता है, लैंड एंड सी ब्रीज में कन्वेक्शन होता है, सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड फर्नेस भी सर्कुलेशन होता है, लेकिन जो हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ऑफ बल्ब ड्यू टू करंट इन फिलामेंट, क्योंकि जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर वैक्यूम क्रिएट किए रहते हैं। इस वैक्यूम में अगर वैक्यूम के बाद बावजूद भी जो फिलामेंट की वजह से बल्ब गर्म हो रहा है, तो वहां पे एक ही प्रोसेस हो सकता है, दैट इज योर रेडिएशन, ठीक है। क्योंकि अगर कांटेक्ट में रहता तो कन्वेक्शन, तो कंडक्शन होता, ठीक है। और अगर फ्लो होता कुछ भी एयर का या कुछ भी पार्टिकल्स का, तो कन्वेक्शन होता। वो दोनों ही नहीं है क्योंकि वैक्यूम है, तो बचता है क्या, रेडिएशन इज योर आंसर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव which one of the following features is an indication for modification of stem of a plant, ठीक है। तो ये एक्चुअली आई ऑन पोटैटो होता है, जो स्टेम्स निकल जाते हैं पोटैटो में से बेसिकली, राइट। सो दैट इज योर आंसर ए। नेक्स्ट है, which of the following roles are played by epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostate in male reproductive system of humans, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जो हमारे पास सेमिनल वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सीमेन को बनाते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। देन ये इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू जो है एक्सपेल होते हैं, ठीक है, और इजैकुलेट होते हैं, ठीक है। देन जो स्पर्मेटोजेनेसिस एक टर्म यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है, वो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं, हमारे मेल टेस्टिस के अंदर, ठीक। तो अब अगर आप ऑप्शंस देखोगे, तो हमें बोला है कि वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड्स आएंगे जिसकी वजह से उनका वो मोबाइल हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो इजैकुलेट कर पाएंगे, एंड देन द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो ये सारे काम जो करते हैं वो वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स, एपिडिडिमिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, ठीक है। जो स्पर्मोमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ठीक है, उसको वो अकर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, इसलिए हमारे ये वाले ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वी हैव which one of the following is the special type of milk produced by lactating mother essential for the development of immune response of newborn baby in human, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट मिल्क होता है राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, तो वो होता है, उसमें होता है एक उस मिल्क को हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है, कोलोस्ट्रम। The colostrum is the first milk just after giving birth to a baby by a lactating mother in the late pregnancy, ठीक है। कोलोस्ट्रम in both humans and bovine are thick, yellowish and sticky, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो बेबीज हैं उनमें इम्यूनिटी की ग्रोथ होती है, ठीक है। Now, next we have which one of the following statements explain higher mutation rate and faster evolution found in RNA virus, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर है हमारा कि आरएनए वायरस जो है वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो है आरएनए इज रिलेटिवली अनस्टेबल कंपेयर टू डीएनए, एंड दैट इज व्हाई द म्यूटेशन रेट एंड इवोल्यूशन आर फास्टर इन द आरएनए वायरस, ठीक है। चलो, सो इट इज योर ऑप्शन ए, okay. So that was it. I hope you have found it informative and useful. Kindly like, subscribe to the channel and share these videos to your friends who are also preparing for the serious exams. At the end hours, this will be very, very beneficial for all of you, right? You can contact us on this number for any kind of doubts, or you can also comment down below. I'll be happy to answer them. You can join the Telegram channel for latest updates. Link you will find in the description. Thank you so much. I'll see you in the next one. Jai Hind.